चलो दोस्तों शुरू करते हैं AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये AS एक काफ़ी बड़ा AS है ऐसे देखेंगे तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस इज रेलेवेंट एट फाइनल लेवल। फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है और वो कॉन्सेप्ट समझेगा तो ही आपको एम्प्लॉय बेनिफिट समझेगा। यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या मतलब है? एम्प्लॉय बेनिफिट का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, ये एक बंदा है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, ये एक बंदा है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉई। ये इसके यहाँ पर जाके काम करता है, ही डज सम वर्क। ओके, मे बी शायद प्रोडक्शन करता है, गुड्स बना के देता है ताकि एम्प्लॉयर उस गुड्स को मार्केट में बेच सके। उसके बदले में ये इसको क्या पे करता है? हमको ये पता है कि सर उसके बदले में तो उसको सैलरी पे होती है। डू यू रियली फील दैट कि सिर्फ सैलरी पे होती है? मान लो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना शुरू करें तो आपको पता है देर इज समथिंग कॉल्ड एज CTC। देर इज समथिंग कॉल्ड एज CTC, कॉस्ट टू कंपनी। मतलब तुमको कंपनी वाला लिख के देगा कि तुमको इतना इतना पेमेंट मिलेगा। समझो कंपनी वाले ने बोला कि वी विल पे यू 40,000 रुपीज, लेकिन जब तेरे हाथ में आया, दैट इज सैलरी इन हैंड। सैलरी इन हैंड, जब तेरे हाथ में सैलरी आया तो सैलरी आया सिर्फ 32,000। तो तू सोच में पड़ गया, साला 40,000 बोला था, हाथ में 32,000 क्यों दिया? तो वो लोग ने समझाया कि जो 40,000 रुपीज है वो हमारा खर्चा है। बोलने का मतलब जब एक एम्प्लॉय को हम लोग जॉब पे लेते हैं तो हम लोग उसको करंट मोमेंट पर, अभी आज की तारीख में उसको सैलरी पे करते हैं। देन पता है कि आप लोगों को एक साल के बाद जैसे दिवाली वगैरह आता है तो यू गेट अ बोनस। यस और नो? तो बोनस जो होता है वो अक्यूमुलेट होता है, मतलब जो सैलरी आपको अभी मिलनी चाहिए तो वो अभी नहीं देके वो लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं और एक साथ आपको एक साल के एंड में देते हैं। और ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब ये होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर सम छुट्टी, हॉलीडेज। मतलब एवरी मंथ, लाइक इफ यू वर्क, if you have, see, most of you people have not worked, so I'm just telling you, just try to understand। जब आप जॉब पे जाएंगे ना तो एक महीना काम करते हैं तो मान लो संडे छुट्टी है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट का रूल है कि आपको छुट्टियां मिलनी चाहिए, बिकॉज यू कांट वर्क एवरी डे। सो वो लोग क्या करते हैं, हर महीने का 2 लीव आपको सैंक्शन करते हैं। हर महीने का 2 लीव, मतलब उस हिसाब से पूरे साल भर में 24 लीव, 24। अब ये 24 लीव्स जो है, आप अगर लेना चाहो तो लो, नहीं लोगे तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। मतलब 1 डे की जो सैलरी होती है, दैट सैलरी यू विल गेट, दैट इज टेक्निकली नोन एज लीव एनकैशमेंट। मतलब मैंने छुट्टी नहीं ली, उसको मुझे एनकैश करके दो। एंड देर आर कंपनी जो मैंडेटरी लीव बोलते हैं, मतलब अगर आपने वो छुट्टियां नहीं ली तो छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी, दैट कैन नेवर बी एनकैश्ड। बट दैट इज द कॉन्सेप्ट दे हैव डेवलप। बट यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट, वो भी मिलता है। बट दिस लीव एनकैशमेंट यू डोंट गेट इमीडिएटली। जैसे ये महीना काम किया, तुम्हारा 2 लीव सैंक्शन हो गया तो तुम 2 लीव नहीं लिए तो तुमको दे देंगे, ना 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 ना। दे हैव अ कॉन्सेप्ट दैट आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, योर लीव विल गेट accumulated एंड देन इट विल बी पेड। सो कुछ चीजें आपको इमीडिएटली पे होती है, जैसे कि मान लेते हैं सैलरी। सैलरी क्या होता है, आपको इमीडिएटली पे होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? बोनस जो होता है विद इन 1 ईयर, लाइक इन अ ईयर पे होता है, इन अ ईयर पे होता है। सिमिलर वे ये भी इन अ ईयर और सो और मोर पे होता है। एंड यू नो समटाइम व्हेन यू आर लाइक कि चल भाई, मैंने अच्छा लंबा खासा टाइम काम किया, तो जब आप रिटायर होते हो, लाइक रिटायर या टर्मिनेट करते हो सर्विस, तो यू गेट समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर पेड ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी मतलब होता है लॉयल्टी बोनस। इसको टेक्निकली बोलेंगे तो लॉयल्टी बोनस। आपने किसी कंपनी के साथ लंबा टाइम बिताया तो कंपनी बोलती है यू आर वेरी गुड एम्प्लॉय, सो दे पे यू लॉयल्टी बोनस। दिस लॉयल्टी बोनस, आइडियली स्पीकिंग, तूने काम तो मेरे लिए एक ही बार किया बेटा, ये देख, you worked only one for, and these all things are getting, you know, credited to your account, but this amount will be received by you only after a particular period of time। जैसे टर्मिनेशन बेनिफिट तुमको तभी दूंगा जब टर्मिनेट हो जाओगे। उसके अलावा भी कंपनी क्या करती है मालूम है?
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सैलरी, जिसको हम लोग टेक्निकली पेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, नाउ आप काम करके बूढ़े हो गए, नाउ यू आर नॉट एबल टू वर्क, सो कंपनी बोलती है ये बंदे ने हमारे साथ पूरी जिंदगी बिताई है, तो इसको हम रिटायरमेंट के बाद टिल ही डाइज वी विल पे हिम सम पेंशन। सो पेंशन इज समवेयर सैलरी जैसे ही होता है। सो डोंट यू फील सो these all benefits are paid to you because you're working with a company. So these all things put together known as employee benefits. हेलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। This all put together is known as employee benefit. Now always remember, it is not necessary that you should be a permanent employee. You can be a temporary employee, casual employee, any employee for that matter. These are the benefits that gets accrued to you. So this is getting accrued on termination, on termination. So maybe कब टर्मिनेशन होगा आपका वो डिपेंड करता है भाई, आपकी उम्र होगी, जैसे 50 साल में हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। सो डोंट यू फील सो दीज आर द थिंग्स विच कंपनी इज पेइंग। सो मेरा सवाल ये उठता है, ये जो काम आपने किया, मान लो आपने 100 यूनिट्स बनाए। अब 100 यूनिट्स बनाने के लिए कंपनी ने आपको जो इमीडिएटली जो पे किया वो था सैलरी, लेकिन ये सब भी तो आपके नाम पे आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भी आप कंपनी के लिए कोई काम करते हो तो कंपनी आपको ये सारे बेनिफिट्स देती है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है अब जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये यूनिट्स कंपनी ने बनाए, तो कंपनी ने एक पीएनएल अकाउंट बनाया, राइट। अब कंपनी ने ये सारे यूनिट्स बेचे, तो उससे मिला सेल्स। चलो बताओ, ये सेल्स के पीछे क्या क्या खर्चा हुआ। तो सबसे पहला तो कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, दैट इज देयर, प्लस आपने उन कंपनी के लिए काम किया, तो ये सैलरी तो आएगा ही, ये तो विदाउट डाउट आएगा। बट क्या ये बोनस, लीव एनकैशमेंट, टर्मिनेशन बेनिफिट ये भी आना चाहिए? सर ये तो पता ही नहीं अपने को कितना कितना अमाउंट होगा, लेकिन थोड़े थोड़े टुकड़े इसके जमा हो रहे हैं ना। देखो, आपको बोनस साल के एंड में एक साथ अमाउंट दिया जाता है, मे बी समझो आपको एक सैलरी दी जाती, बट दैट इज नॉट अ सैलरी दैट यू आर गेटिंग। वो हर महीने जो आपने काम किया है ना उसके हिसाब से मिलता है। अगर मान लो कोई बंदा जस्ट ज्वाइन हुआ है, 2 महीना हुआ, और मान लो बोनस का टाइम आ गया, तो उसको बोनस देते ही नहीं है, बिकॉज तुमने साल भर काम ही नहीं किया। तो बोलने का मतलब होता है बोनस गेट्स अक्यूमुलेटेड व्हेन यू वर्क फॉर एंटायर ईयर, समटाइम इट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो बोलने का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पार्ट तो इन सब चीजों का आना चाहिए ना, लिव एनकैशमेंट का, टर्मिनेशन बेनिफिट का। बट द प्रॉब्लम इज दैट हाउ विल यू कैलकुलेट। प्रॉब्लम क्या है, देखो, एक बार के लिए मैं मुझे बोलोगे बोनस, तो बोनस चलो मैं एक अंदाजन कैलकुलेट कर लूंगा, इवन लिव एनकैशमेंट भी एक अंदाजन कैलकुलेट कर लूंगा। बट हाउ विल आई कैलकुलेट टर्मिनेशन बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सारा चीज एक्चुअली देखोगे ना, यहाँ पर सिर्फ सैलरी नहीं बेटा, यहाँ पर आना चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जो भी आपका खर्चा हो रहा है एम्प्लॉय के पीछे वो आना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट अ करेक्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती कंपनी के करेक्ट मिलेगा। देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक एम्प्लॉय को मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपया पे किया ग्रेचुटी का, तो आपको क्या लग रहा है उसने मेरे साथ कंपनी में 10 साल काम किया था इसलिए मैंने उसको 10 लाख दिया, मतलब हर साल का 1 लाख रुपया। तो तुमको नहीं लगता हर साल का 1 लाख रुपया पीएनएल में आना चाहिए था? सी यू कांट डायरेक्टली डेबिट इन टू पीएनएल अकाउंट पूरा 10 लाख रुपया, ये बोल के कि 10 लाख रुपया इस एम्प्लॉय को पे किया। अरे एडे, ऐसा अगर करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज उसने 10 साल काम किया इसलिए 10 लाख दिया। If he has worked 10 years with me and I have paid him 10 lakh rupees, that means every year I should have taken 1 lakh rupees. तो वो खर्चा मुझे हर साल लेना चाहिए था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका एक अंदाजन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज दिमाग में रखो, ये कैलकुलेशन खाने खुने का काम नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये जो कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, ये वाला, especially this part, this cannot be done by us. This is not a normal calculation, so we need an expert. So who is an expert who can help me out? So इसको solve करने के लिए there is a concept of actuarial science. Actual science नहीं है, actuarial science. I don't know if you have heard ever this or not. There is an expert called actuaries.
जैसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, वैसे ये लोग एक्चुअल साइंस के एक्सपर्ट है. एक्चुअल साइंस इज बेसिकली ऑल अबाउट स्टैट्स, ऑल अबाउट स्टैट्स. सो दे हैव वेरी गुड एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. उनका स्टैट्स में बहुत अच्छा नॉलेज होता है. सो दीज पीपल कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल लीव योर जॉब. जैसे आज अपना एम्प्लॉय बता दोगे, उनको अगर दे दोगे कि मेरे पास 50 एम्प्लॉई हैं, उसमें इस एम्प्लॉय का एज ग्रुप इतना है, 30 वाले इतने हैं, 40 साल की उम्र वाले इतने हैं, 45 की उम्र वाले इतने हैं, तो दे कैन एग्जैक्टली टेल यू हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच विल इट विल कॉस्ट यू ऑन टर्मिनेशन बेनिफिट्स में, how much it will cost you post employment benefits. They can give you the approximate calculation based on their statistical technique. So government has said under AS15 that by taking their report you do some provision. मतलब उनकी हेल्प लो, उनसे समझ के लो कि भाई कितना आपको प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए. देखो ये तीन जो टॉप के तीन है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो नॉर्मल है, वो तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के खुद के काबिलियत में आता है. लेकिन ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब कैलकुलेशन हमारे काबिलियत में नहीं आता है. देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ एक्चुअल साइंस. यहाँ पर बात सिंपल सी हो रही है. बात क्या हो रही है मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, तेरे भेजे में उतर जाए तो अच्छा रहेगा. वी डोंट वांट सैलरी टू बी डेबिटेड एज एक्सपेंस. दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी पे देम. इवन दो कैश हमारे पॉकेट से आज की तारीख में सैलरी जाता है, बट इट इज नॉट द सैलरी दैट वी पुट इन. आपको पता होगा तो थोड़ा पैसा हम लोग पीएफ में डालते हैं, थोड़ा एम्प्लॉयर भी डालता है, फिर थोड़ा ग्रेचुटी के टूवर्ड्स पैसा रखा जाता है, सो थोड़ा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है. तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. ये जो भी खर्चे कंपनी को करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयर को करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो ये सारे खर्चे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आज आपने काम किया. So if you have worked, it is not the salary that matters. It is rather we have to debit the employee benefit. That means whatever amount employer commits to employee, employer जो भी amount commit करता है to the employee will be debited as an expense known as employee benefit. और ये चीज को खर्चा बोलेंगे so that we can get a true profit. ये पहले नहीं होता था, ये चीज पहले नहीं होती थी, अब ये हो रही है बिकॉज ऑफ AS15. AS15 नहीं था तो लोग क्या करते थे पता है, जब पे करते थे तब खर्चा लेते थे. दैट वाज रॉन्ग. जब पे करते हैं तब खर्चा लेते हैं, उसको बोलते हैं पे एज यू गो. मतलब whenever you make the payment you treat it as expense. This is not the concept. We follow accrual system of accounting. Accrual system of accounting says that any expense whenever it is incurred should be debited. Whether it is paid or not, that is not important. If you pay that amount, it is not important. It is important that वो खर्चा हो गया क्या, क्या वो खर्चा आपकी लाइबिलिटी बन गई है, क्या वो खर्चा आपका ऑब्लिगेशन बन गया है. इफ इट इज बिकम योर ऑब्लिगेशन देन यू आर सपोज टू डेबिट इट एज एक्सपेंस. whenever you pay, that doesn't matter. If you are paying after 10 years, it's okay. Point is that that खर्चा belongs to this year. सो खर्चा जिस ईयर को बिलोंग करता है उस ईयर में डेबिट करना जरूरी है. सो दिस इज द एम्प्लॉय बेनिफिट चैप्टर. ये जो भी मैंने समझाया, मैं थोड़ा अभी टेक्निकल चीजें पढ़ रहा हूँ, तेरा ध्यान दियो. दिस इज द नोट्स का पार्ट. AS15 नंबर याद रखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट. नाउ ओनली ओनली अकाउंटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉयर. तो बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर है. ठीक है. दिस एस क्लियर्स 4 थिंग्स. 4 चीजों को क्लियर करता है. सबसे पहला, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय. तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना. वेदर यू आर अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल स्टॉप, इससे फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए एप्लीकेबल है. सेकेंड, वेदर यू पे इन कैश और इन काइंड. सब कुछ लोगों को सोडैक्सो के कार्ड मिलते हैं, सोडैक्सो. मील कूपन मिलता है, मील कूपन, वॉट एवर यू गेट. वेदर यू आर पेड इन कैश, तुमको हाथ में सैलरी थमाया, या तुमको रीइंबर्समेंट किया, everything will be treated here. So employee benefit is nothing but paid in cash or kind. Secondly, they also pay some kind of benefits. Some kind of benefits मतलब क्या होता है, sometimes they pay benefits to employees, sometimes to dependent, like medical facility to all your family members. So this cost is borne by employer. Sometimes they give free education to your child. So these are the खर्चास. the ये खर्चा इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम कंपनी के लिए काम करते हो, तो ये भी इसमें कवर्ड है. उसके अलावा चाहे वो पेमेंट आपको डायरेक्टली एम्प्लॉइज को हो चाहे डिपेंडेंट हो, समटाइम व्हाट हैपेंस यू नो, अगर हस्बैंड काम करता था और हस्बैंड की डेथ हो जाती, फिर भी वाइफ को पेंशन मिलता है, वाइफ को पेंशन मिलता है. रिमेंबर दैट. सो एम्प्लॉई इज नॉट देयर, एम्प्लॉयर इज पेइंग टू द एम्प्लॉइज
स्पाउस। सो ये भी एक टाइप का क्या है, एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लिगेशन है। तो एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन इज व्हाई, बिकॉज एम्प्लॉय हैज वर्कड फॉर द कंपनी, सो ही हैज प्रॉमिस दैट ही विल टेक केयर फैमिली। सो उसके हिसाब से डिपेंडेंट को भी पे किया तो भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे चार चीजें बेटा वापस से रिपीट कर देता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज आर कवर। सेकेंडली, चाहे बेनिफिट कैश में हो चाहे काइंड में हो तो भी कवर्ड है। तीसरा, बेनिफिट चाहे तुमको मिले, एम्प्लॉय को मिले, चाहे डिपेंडेंट को मिले। चौथा, चाहे वो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स पे हो या डिपेंडेंट को पे हो, इज कवर्ड। नाउ व्हाट आर द थिंग्स आर कवर्ड इन द एम्प्लॉय बेनिफिट्स? ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला चीज कवर्ड है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया रहेगा वी लीव एनकैशमेंट के बारे में, सिक लीव एंड और प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब बोनस। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब नाउ यू आर नो मोर ऑन अ जॉब, so company pays some amount. So post employment company pays gratuity, pension fund, provident fund, these are medical care facilities, so these benefits are covered. Second is long term benefits. long term benefits का मतलब ये होता है, समटाइम कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ 5 साल काम करोगे तो वी विल पे यू 5 लाख रुपीज। Now they are promising you that if you work with the company for 5 years, then they will pay you 5 lakhs. So this 5 lakh is nothing but a long term employee benefit. लास्ट इज टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स का मतलब होता है कि कंपनी को निकाल दिया, कंपनी ने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया या जॉब से उसने टर्मिनेट कर दिया बिफोर रिटायरमेंट का एज आने से पहले, इफ यू गेट टर्मिनेटेड, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन बेनिफिट। सो दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। सो फर्स्ट वन इज क्या है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, STEB, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, long term employee benefits, and termination benefits. So I repeat, STEB, short term employee benefits, post employment benefits, long term employment benefits, and termination benefits. These are different types of benefits which are covered here. I repeat, short term employee benefits, post employment benefits, long term employee benefits, and termination benefits. These are the employee benefits. And four things, employee benefits तो ठीक है, कौन बाय एम्प्लॉयर के अकाउंटिंग के लिए कौन कौन से टाइप्स के एम्प्लॉयज कवर्ड है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मैं चाहूंगा ये चीजें आप लिख लो अपनी बुक में तो अच्छा होगा। सो स्कोप के बारे में बात हो गया, AS15 के स्कोप के बारे में बात हो गया। ओके, थियरी में अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये दो क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ याद रखना, एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर वो ना कुछ सेटअप बिठाता है। अब उसको मालूम है कि लॉन्ग टर्म में उसको ग्रेचुटी पे करना है, पेंशन पे करना है, तो ही गोज फॉर टू डिफरेंट प्लान। वन इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान। ये दोनों को समझ लो तो आपके लिए अच्छा होगा। ये लिख लिया ना बेटा? ये एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड चार चीजें क्लियर है, और कौन कौन से बेनिफिट्स है वो क्लियर है। हालांकि मैंने भी यहाँ पे लिख के दिया हुआ है थोड़ा सा, ये भी आप लिख सकते हैं। तो AS15 किसके बारे में बात करता है? अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेड इन कैश और काइंड टू एम्प्लॉयज और डिपेंडेंट। ठीक है, बाय एम्प्लॉयर। तो अकाउंटिंग कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय कैन बी पार्ट टाइम और फुल टाइम और कैजुअल एम्प्लॉय। सो हर टाइप के एम्प्लॉयज कवर्ड है। ठीक है, और एक चीज इधर पे ये भी समझना जरूरी है, बेनिफिट कैन बी इन कैश और इन काइंड, कूपन के तौर पे। अच्छा, तीसरा, एम्प्लॉय बेनिफिट में बी
directly paid to employee or dependent or indirectly, that is via insurance company or trust, वो सब कवर्ड है। चौथी चीज है, हमको ये जरूरी है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स includes benefits provided to employee as well as dependent under work ऑब्लिगेशन, जाने दो। तो ये चार चीजें पॉइंट कवर्ड है, ये लिख लीजिए। नो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या आता है वो भी लिख देता हूँ। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या आता है, उसमें आता है करंट सैलरी और वेजेस, वो तो आएगा ही, प्लस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जनरली बोनस, लिव एनकैशमेंट, ठीक है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बोथ, और नॉन मॉनेटरी बोथ, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं STEB। फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्टकट में बोलते हैं LTEB। इसमें आता है अगेन समटाइम परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, लेट मी राइट द वर्ड बोनस ओनली, वैसा। समटाइम कमिटमेंट्स वगैरह रहते हैं, 5 साल आपने काम किया इसकी वजह से, तो वैसा कोई भी बेनिफिट एक्सेट्रा जो भी है, और एनी कमिटमेंट, सबको पहले से पता होता है इतना साल काम करेंगे तो ये मिलेगा। फिर दूसरा आता है टर्मिनेशन बेनिफिट, इसका फेमस जो है वो है VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो ले लेते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। फिर आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो उसमें क्या क्या होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में, यू गेट ग्रेचुटी, एक साथ लमसम अमाउंट मिलता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पेंशन मिलता है, यू गेट प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। ठीक से देख लो। तो करंट सैलरी के अलावा यू गेट ऑल दिस बेनिफिट्स जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। सो दिस इज व्हाट एम्प्लॉय बेनिफिट इज दैट, ठीक है। तो चल, तेरे को खुद से लिखना नहीं पड़ा, मैंने लिख के दे दिया। पेज 15 में ये तेरे काम भर का जितना है उतना ही लिखा रहा हूँ, दुनिया भर का चीजें नहीं लिखा रहा हूँ। नाउ जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स
या लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होते हैं, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, दो टाइप की प्लानिंग करता है। एक को बोलते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, क्योंकि पैसे देने उसकी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ध्यान दीजिए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, डीसीपी एंड डीबीपी। सो डीसीपी एंड डीबीपी दोनों में क्या फर्क है? दोनों में एक वर्ड है, वो वर्ड पे फोकस करिए आप लोग। वन कंट्रीब्यूशन वर्ड है, वन इज द बेनिफिट वर्ड। पहले वाले में एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन होता है टू कंट्रीब्यूट सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, फिर उसके बाद जब टर्मिनेशन आएगा तो उसी फंड में से वो पैसा देगा। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज अ फंड, दिस इज अ फंड, ओके, दिस इज एम्प्लॉइज, ये सब एम्प्लॉइज के लिए फंड क्रिएट किया है, एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉयर है। सिमिलर वे यहां पर भी आई वुड से दिस इज कॉल्ड प्लान, फंड प्लान, ठीक है। सिमिलर वे यहां पर भी एम्प्लॉयर है और ये प्लान है, एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पर भी ये भी एक टाइप का प्लान ही है, फंड है, ये भी एक टाइप का फंड है और प्लान है। यहाँ पर दुनिया भर के अपने कौन है, एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए बनाया है। अब चीजें समझ लो, एक बार में समझ जाए तो अच्छा है, तकलीफ कम होगी। नाउ अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है मालूम है, देर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट द फिक्स अमाउंट, ठीक है। उसका ऑब्लिगेशन जो रेड है ना, वो ऑब्लिगेशन है, और सेकंड वाले प्लान में क्या होता है, उसका ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड द बेनिफिट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इज द ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे टू प्रोवाइड द बेनिफिट इज एन ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, वंस यू कंट्रीब्यूटेड सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपने कर दिया, देन रियली डजंट मैटर वेदर द अमाउंट उसी में से पे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंट्रीब्यूशन आप फंड में करते हो, दिस कंट्रीब्यूशन एक्चुअली गोज एज अ इन्वेस्टमेंट समवेयर, ठीक है, सो दैट दिस फंड ग्रोज। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, फंड का जो ओरिजिनल अमाउंट रहता है प्लस उसमें क्या होता है, रिटर्न्स मिल जाते हैं, फंड्स प्लस यू गेट सम रिटर्न्स, सो दैट फ्यूचर में जब पे करना है तो इसमें से पे कर दिया जाए, ऐसा होता है। यहां पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये एक अपने हिसाब से एक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते जाता है, और ऑब्वियसली वो फंड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, so that amount becomes fund plus returns, and then there is a obligation that the benefit should be paid। तो इसमें जो रेड है दैट इज ऑब्लिगेशन। सो पहले वाले में ही डिसाइड्स कि इतना इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरा काम हो गया। सेकेंड वाले में ही इज ऑब्लिगेटेड टू पे द बेनिफिट। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो, यहाँ पर ये चीज समझ लो, इसलिए इसका नाम ऐसा है, कंट्रीब्यूशन प्लान एंड बेनिफिट्स प्लान। उत्तरा भेजे में मैं क्या बोल रहा हूँ, वन इज ऑब्लिगेशन ऑन द कंट्रीब्यूशन साइड, वन अदर वन इज ऑब्लिगेशन फॉर द बेनिफिट साइड। तो तुम कितना कंट्रीब्यूट करता है रियली डजंट मैटर, तुम तुम्हारे हिसाब से कंट्रीब्यूट करो, okay, that contribution is generally the contribution and the this contribution is done on the basis of actuarial report। so actuary का जो रिपोर्ट होता है उसके हिसाब से वो लोग करते हैं, because nobody knows how much amount to be paid out of to the employee, कितना एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, कितना रहेगा, वो नहीं बोल सकते। so that is a statistical science, okay। I'll make you read now। यहाँ पर contribution plan में रिटायरमेंट बेनिफिट इज डिटरमाइंड बाय कंट्रीब्यूशन एट एन एग्री स्पेसिफाइड रेट। इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है, और कोई भी एक्सेस अमाउंट, मान लो अगर 50,000 मुझे पे करना है, आई पेड 60,000, ये बोल के कि सेफर साइड रहता हूँ, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज प्री पेमेंट। नेक्स्ट टाइम मैं 40,000 पे करूंगा तो कवर अप हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यूजुअली एम्प्लॉय की जो अर्निंग होती है, ईयर्स ऑफ सर्विस होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड बेनिफिट,
एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट प्लान। सो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है बेनिफिट्स प्लान में, लार्जली अनसर्टेन एंड सब्जेक्ट टू एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कंडीशन, बिकॉज नोबडी नोज कितना पे करना पड़ेगा। सो इस टाइप के दो टाइप के प्लान्स होते हैं जिससे एम्प्लॉयर इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज को मैं बेनिफिट्स पे करूंगा, ऑन टर्मिनेशन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे करूंगा, वैसे टाइप में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट समटाइम दे डोंट क्रिएट एनी फंड, नो सेपरेट फंड इज क्रिएटेड। सो एक अंदाजन अपने हिसाब से वो पे करता है, स्टिल यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन, प्रोविजन कंपलसरी भाई, तो फंड बना मत बना उससे कोई लेना देना नहीं। और अगर तुमने फंड क्रिएट किया खुद का सेपरेट, खुद का अपना ट्रस्ट क्रिएट किया, देन कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑन एक्चुअल बेसिस, सर्टिफिकेट बाय एक्चुरी, जो मैं आपको कब से चिल्ला रहा हूँ, एक्चुअल बेसिस, सर्टिफाइड बाय एक्चुरी, अ पर्सन हु डज द एक्चुअल साइंस। ओके, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंट्रीब्यूट। फंड एस्टैब्लिश थ्रू इंश्योरर, कभी कभी क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, नाउ इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू मेक द पेमेंट टू माई एम्प्लॉय, insurance company will take care of the pension plan till the employee dies. So ऐसे केस में I am supposed to pay to the insurance company and insurance company will take care. Indirectly it will go to my employee. So again the actuarial valuation is required because तुमको नहीं मालूम कि तुमको कितना पे करना चाहिए उसके हिसाब से. And leave encashment is accrued estimated basis employer past experience. लिव एनकैशमेंट में तो ऐसा है भाई कि तुझे पहले से ही पता होता है कि कितने एम्प्लॉय क्या करते हैं, तो एक प्रोविजन तू क्रिएट कर सकता है. सो दिस इज सम काइंड ऑफ थियरी आई एक्सप्लेन. देन दे कम्स द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर यू. इसमें यही है कि तुम डिस्क्लोजर बताओ कि तुमने कैसे किया, हाउ यू डिड द अकाउंटिंग, एक्चुअल रिपोर्ट के दम पे किया या कैसे किया. टर्मिनेशन बेनिफिट्स की बात करें, पेड इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. अब टर्मिनेशन वाला ऐसा होता है कि भाई तुमको तो पता नहीं होता है, तो यहाँ पर एडवाइजरी कमिटी का ओपिनियन है, क्योंकि टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है, तुमको थोड़ी पहले से पता होता है यार तू एम्प्लॉय को निकाल दोगे, तो इधर तो एक्चुअल साइंस भी काम नहीं करेगा. तो ऐसे केस में एडवाइजरी कमिटी ने क्या बोला मालूम है, ओपाइंस इन फेवर ऑफ ट्रीटिंग द कॉस्ट एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वो बोलते हैं जो भी आपने खर्चा किया इट विल बी ट्रीटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट शुड बी रैशनल बेसिस पे, इट शुड बी 3-4 ईयर्स में इसको राइट ऑफ करो, प्रीफरेबल 3 to 4 ईयर्स में राइट ऑफ करो. मतलब जो भी आपने टर्मिनेशन बेनिफिट में पे किया. जनरली व्हाट इज टर्मिनेशन बेनिफिट, कि अगर किसी ने 30 साल आपके इधर काम किया और 20 साल काम करता, तुम 20 साल उसको बोलो काम मत कर, तू पैसा लेके जा. तो वो जो अरेंजमेंट होता है कि फ्यूचर में तू काम मत कर और पैसा लेके जा, तो कहीं ना कहीं तो ये फ्यूचर का पेमेंट आज कर रहे हो. इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड deferred revenue expenditure and it is written off over a 3 to 5 years. Okay, however terminal benefit to the extent these are not deferred should be treated as expense. और जो तुम डेफर नहीं करता है तो सीधी सी बात है भाई उसको तो एक्सपेंस में ले ले. बस इतना ही है, तुमको तुम्हारे काम भर का इतना ही है. पूरा वर्ड टू वर्ड मॉड्यूल पढ़ा डाला तेरे को, ये देखिए पूरा मॉड्यूल है तेरा, तेरे भेजे में उतर गया वैसा पढ़ा दिया. एस 15 में इतना ही है तेरे को. और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ तुझको, इसमें यही बात करनी है कि कौन से बेनिफिट का क्या करना है. सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. उसके पहले तू भूल जाए, इसके पहले मैं इधर पे टर्मिनेशन वाला लिख देता हूँ, मेरे को मालूम है तेरा याददाश्त क्या है. सॉरी, टर्मिनेशन बेनिफिट. सो इन केस ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट generally it is not known to anyone, it is completely uncertain. So any amount paid can be treated as deferred revenue expenditure and written off on rational basis. तुम्हारे हिसाब से तुम डिसाइड कर लो वैसा. जनरली अगर मुझको पूछोगे इन 3 to 5 years में राइट ऑफ कर दो, और ऑल्टरनेटिवली it can be debited to P&L as revenue expenditure.
दोनों भी ऑप्शन है तेरे पास। आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रीट कर सकते हो। टर्मिनेशन बेनिफिट्स की बात करें, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कौन कौन से टाइप्स के प्लान है? ठीक है, ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो गए। राइटिंग थोड़ी सी घटिया बन रही है मेरी, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दोज एरियाज। तुम तुम्हारी राइटिंग माशाल्लाह होगी, गुड। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लें, इसके बिना तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। नाउ जीरो बैंक हैज फॉलोड अ पॉलिसी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। क्या पॉलिसी है जीरो बैंक का? सबसे पहला, जो भी कंट्रीब्यूशन वो लोग पेंशन फंड में करते हैं वो एक्चुअल वैल्यूएशन के दम पे कर रहे हैं। इज इट करेक्ट? क्या कंट्रीब्यूशन जो भी किया जाता है वो एक्चुअल के दम पे करना चाहिए? आंसर इज यस। हाँ, देन इट इज राइट। दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट बिकॉज एक्चुअल वैल्यूएशन के दम पे आपको पता चलता है कि कितना आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तुम तुम्हारे मन से नहीं कर सकता, यू शुड हैव रिपोर्ट। ठीक है। सेकेंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी भी पोस्ट टर्मिनेशन बेनिफिट है, उसको भी वो लोग एक्चुअल वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। परफेक्ट, एक्चुअल के दम पे ही करना चाहिए बिकॉज तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, यू आर नॉट दैट एक्सपर्ट। तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस करो, एक्चुअल का रिपोर्ट लो, उसके हिसाब से करो। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। लिव एनकैशमेंट इज अकाउंटेड पे एज यू गो मेथड। पे एज यू गो मतलब लिव एनकैशमेंट वो लोग प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, जब वो लोग लिव एनकैशमेंट का जिस ईयर में पे करते हैं उस ईयर में उसकी बुक एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस इज नॉट AS15। AS15 बोलता है बाय योर एक्सपीरियंस यू शुड क्रिएट अ प्रोविजन। यू नो दैट कि लिव एनकैशमेंट में कितना लिव आगे एक्यूमुलेट होकर जा रहा है, तो आप उसका प्रोविजन क्रिएट करो बिकॉज यू नो हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल गो फॉर दिस। सो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। फर्स्ट ए वाला इज करेक्टली एज पर AS15, सेकेंड वाला इज एज पर AS15, हाउएवर सी इज नॉट एज पर AS15। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। ये आंसर होगा, मुझे बोलना ना पड़े, दिस इज द आंसर। ठीक है, यही सेम एज इट इज छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने लैंग्वेज में आ जाता है धीरे धीरे। नाउ टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कमेंट दीजिए, आपको आपका कमेंट देना है। ठीक है, दे देंगे। इंक्रीज इन पेंशन लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस रिवीजन। पेंशन की लाइबिलिटी बढ़ गई बिकॉज हम लोग ने वेजेस को रिवाइज किया, वेजेस बढ़ाया। इज बीइंग प्रोवाइडेड इन 5 इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम दैट ईयर। ओके, हमने जो वेजेस बढ़ाया हमने उसको क्या किया, अब पेंशन हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा, पेंशन का लाइबिलिटी बढ़ गया हमारा। तो क्या करें, ये सब लाइबिलिटी एक ही साथ पीएनएल में ले ले या शैल आई ट्रीट इट एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग लाइबिलिटी ऑफ 300 लाख रीडिटरमाइंड एंड एक्चुअल विल बी प्रोवाइडेड इन 2 ईयर। देखो, ये जो रिमेनिंग लाइबिलिटी ऑफ 2 ईयर्स की है ये परफेक्ट है क्योंकि रीडिटरमाइंड एक्चुअल वैल्यूएशन में करके दिया और वो हम लोग 2 साल में प्रोवाइड करें, उसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें समझने जैसा ये है अपने को कि याद रखना, एक्चुअल वैल्यूएशन वाला जो 2 ईयर्स के लिए आप आगे कर रहे हो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बचा हुआ जो वेजेस रिवीजन की वजह जो जो इंक्रीज हुआ है, अब इसमें रेफरेंस आता है AS5 का। अब रूल क्या है ध्यान से सुन लो। जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करो, बट मॉड्यूल में दिया इसलिए करा देता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दिखा देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि राइट अप कैसा होना चाहिए आपका। हाँ, ये रहा इन मॉड्यूल इट इज इलस्ट्रेशन 8। इसके पहले वाला भी देखो यहाँ पर दिया है जीरो बैंक इलस्ट्रेशन 7 में। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। जबकि यहाँ पे इतना अच्छे से सॉल्यूशन नहीं दिया है, जो मैंने बोला वो सॉल्यूशन थोड़ा बेटर होगा। यहाँ पे इसकी लिखने की जगह पर थोड़ा वो लिखोगे एक्सप्लेनेशन तो अच्छा रहेगा। नाउ कमिंग टू दिस लाइबिलिटी वाला, द कॉस्ट में रिलेट टू करंट ईयर ऑफ सर्विस और पास्ट ईयर ऑफ सर्विस। कभी भी जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो करंट ईयर सर्विस भी हो सकता है, पास्ट ईयर सर्विस भी हो सकता है। यहाँ पर एम्प्लॉय लोग ने पहले काम किया था, अब रिविजन हुआ है इसलिए पेंशन चेंज हो रहा है। द केस रिलेटिंग टू करंट ईयर एंड मे बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। करंट ईयर वाला तो हम लोग पीएनएल में ले ही लेते हैं, वैसे भी सैलरी जैसे होता है। वेर इज द कॉस्ट रिलेट टू पास्ट ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर किसी ने पास्ट ईयर में मेरे लिए काम किया था और रिवीजन हुआ एंड दैट रिवीजन वाज नॉट नोन टू मी दैट टाइम। सी, अगर मुझे उस टाइम पता होता तो मैंने उस टाइम प्रोविजन क्रिएट किया होता कि नहीं। ये रिवीजन अब हुआ,
मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो ऐसी चीजों को बेटा प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5। देख भाई, तेरे को AS15 सिखा रहा हूँ, अब AS5 का रेफरेंस आया, तो डोंट टेल मी कि मैं तेरे को AS5 सिखाऊं। सिर्फ जानते रहे इसको क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड आइटम। इन शॉर्ट इट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। तेरी लैंग्वेज में बात करूं तो इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब ये जो पेमेंट आपने किया ना, इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। और आगे क्या बताया, वेयर रिटायरमेंट बेनिफिट इज अमेंडेड इन अ मैनर रिजल्ट इन एडिशनल बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे चेंज किया कि एडिशनल बेनिफिट हो गया, देन एडिशनल बेनिफिट शुड बी टेकन एज प्रायर पीरियड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसको प्रायर पीरियड आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गोना हैपन एवरी नाउ एंड देन। उसको भी AS5 के हिसाब से ट्रीट किया है। बेसिकली देखेगा तो AS5 का ट्रीटमेंट ज्यादा दिख रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ पर भी यू कैनॉट ट्रीट इट एज अ deferred रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट। सेपरेटली डिस्क्लोज करो। ओके। और उसको नाम क्या दोगे, प्रायर पीरियड आइटम, और सेकेंड वाले के केस में देगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये जरा ध्यान रखिए। सो इन लोगों ने जो किया है, यहाँ पर यहाँ पर ये लोग ने 300 लाख और वो जो जो भी किया है ना, वो सब इट इज नॉट एज पर दिस। तो आपको जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया, जस्ट उसको कॉपी कर लीजिए। आप बैक साइड जाके फिर से सिमिलर वे में लिख लीजिए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, ये तेरे मॉड्यूल में नहीं दिए हैं, ये 3, 4 एंड 5। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच आई हैव टेकन, जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछ सकता है। So let me go ahead with these are theory part of the question. These are the practical part of the question. So let me go ahead with the question number 3. Everybody pay attention. इधर ध्यान दो। Following data is X defined benefit pension plan. You remember this? एक फंड क्रिएट किया, उसमें पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, एंड वो पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उन लोगों ने बताया है कि आपको बताना है कि उस पैसे पे कितना रिटर्न कमाया। आई रिपीट, in the question number 3 what is happening, this is the employer, ठीक है बेटा, ये वो फंड है जिसमें से हम लोग एम्प्लॉयज को फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाले हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो ये फंड में इसने क्या किया, इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, ही कंट्रीब्यूट सो दैट ही कैन पे फ्यूचर में बेनिफिट। अब ये चीज क्या होती है, फ्यूचर में पे करनी है, तो अभी के लिए वो क्या करता है, इस चीज को क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, so that this fund should earn some return। क्यों अपने पास रखेगा, तो जब उसको पे करना पड़ेगा तो इसमें से पे करेगा। सबको समझ में आ रहा है what is happening? Now understand, so what they are asking us कि some amount is paid, some is contributed, ये दो 2000x1 मतलब ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट का। नो, इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इट इज जस्ट अ प्लेन लेजर, इन्वेस्टमेंट का लेजर है। सो प्लान प्लान असेट, तो देखो ओपनिंग में कितना वैल्यू था, क्लोजिंग में कितना वैल्यू, पहले वो लिख लेने का। ओपनिंग में 8 लाख था, क्लोजिंग में 11,40,000 था। ध्यान से सुनना, लिखो मत। अब इसमें से हमने 2 लाख रुपीज पे किया, 2 लाख पे किया मतलब फंड की वैल्यू कम हो गई ना, तो बेनिफिट पेड, सो वी पेड 2 लाख रुपीज, सो बेनिफिट्स पेड मतलब फंड का वैल्यू कम हो गया। कंट्रीब्यूशन किया मतलब फंड का वैल्यू बढ़ गया, सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट किया उसने, 2,80,000। चलो देखो डिफरेंस किस साइड आ रहा है। सो
दिस कम्स 13,40,000, 13,40,000। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 1340 माइनस 800 माइनस 280, 260 का डिफरेंस आ रहा है। क्या है ये? अबे एडे, ये डिफरेंस जो है इट इज अ रिटर्न। क्या होता है, आपने ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा था? 8 लाख का। इसमें से 2 लाख पे किया, 280 का इन्वेस्टमेंट और किया, और 1140 का बैलेंस बचा है। तो ऑब्वियसली आपके फंड ने 2,60,000 रुपए कमाए, 2,60,000 फंड हैज अर्नड। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न। तो आंसर इज दिस। बस इतना ही करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कैलकुलेट एट द एंड, सेम सम है। फंड प्लान, ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग में, बिगिनिंग में 7 लाख था। इसमें से कुछ बेनिफिट्स पेड हुए रहेंगे, कुछ कुछ एम्प्लॉय छोड़ के गए रहेंगे, कुछ एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया रहेगा इस साल का, कुछ इस पे हमने एक्चुअल रिटर्न्स कमाए होंगे, देन अपने को क्लोजिंग मिलता है। इट इज लाइक दिस। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज 1 लाख, बेनिफिट्स पेड 40,000, एक्चुअल रिटर्न्स 50,000। इस बार रिटर्न दे दिया है तो 850 इधर आ गया, 8,10,000 हो गया। क्लोजिंग वैल्यू जो है असेट की वो ये रही, वही वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये समय एक्चुअली आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल पर है। इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन करने को बोला है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न दोनों निकालो। एक्चुअल रिटर्न तो आपको निकालने आता है, मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना सिखाता हूँ। इसमें डेट्स दिए हैं, अब जरा वापस से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर वे, प्लान असेट, ओपनिंग 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 को वैल्यू वॉज 10,000। On 30th September, plan paid benefit. Okay, so benefits paid कभी? 30th September 2009। यहाँ पे डेट का इंपॉर्टेंस है। एंड कंट्रीब्यूशन भी मिला है, वो भी मिला है 30th September 2009। सो प्लान ने पे किया है 1,900, कंट्रीब्यूशन मिला है 4,900। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2010 मतलब ईयर एंड पे 15,000 रुपीज प्लान का वैल्यू है। क्लोजिंग इज 15,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बेटा वो तो एक्चुअल रिटर्न आएगा। सो लेट्स कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न कितना। $16,900
माइनस 14,900, सो 2000 ये निकाल लिया। 14,900। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज 14,700। ये अपना लाइबिलिटी है, उसके हिसाब से एक्चुअल लॉस आता है 60 का। ये तुमको समझेगा नहीं, फिलहाल उसको दिमाग मत लगाओ, उसको चलने दो। ना यहाँ पर जो आपको समझाना चाहता हूँ, ये रिटर्न एक्चुअल ने दिया है और उसके हिसाब से इतना रिटर्न अपने को फंड पे कमाना चाहिए, 10.25% पूरे साल का। अब कैलकुलेशन सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूं, फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल रिटर्न, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं साल भर में रेट ऑफ रिटर्न इज 10.25% पर एनम, अगर मैं आपको बोलता हूं साल भर का ये रिटर्न है, तो चलो मुझे बताओ, फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल रिटर्न, ये कुछ ऐसा है। 1 अप्रैल 09 को मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया, और यहाँ पर समवेयर 30 सितंबर 09 को देखो, ये मैंने पे किया और ये मैंने ऐड किया सेम डे। तो इन शॉर्ट 4,900 माइनस 1,900, 3,000 मैंने ऐड किया। देखो ना, 4,900 ऐड किया, 1,900 पे किया, फंड में तो ये ऐड हुआ ना। चलो अभी मुझे सोच के बताओ, व्हाट शुड बी द रिटर्न का टोटल, मतलब व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इफ दिस इज द रिटर्न परसेंटेज। देन सिंपली आपको करना क्या है, ये हैव टू इसके ऊपर पूरा रिटर्न ले लो पूरे साल भर का। सो 10,000 पे 10.25% मिलेगा। सो 10,000 इंटू 10, 1025 रहे। ठीक है, अब ये 3,000 कब आया, हमको तो निकालना है 31 मार्च 10 का। सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। यहाँ से यहाँ सिर्फ 6 महीना होता है, तो सिर्फ 6 महीने का रिटर्न मिलेगा ना भाई। तो 3,000 पे सिर्फ 6 महीने का रिटर्न, 3,000 पे। अब जो 10.25% है ना, जनरली क्या होता है मालूम है, अगर आप देखोगे ना, 5% को अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से लोगे ना साल में 2 बार, 5% प्लस 5%, बोलने के लिए 10% होता है। लेकिन अगर 5%, अगर मैंने पहले 6 महीना 5%, फिर वापस से 6 महीने में 5%, देखो 100 रुपया लिया आपने, उसमें 5% ऐड करो, 105, फिर से 5% ऐड करो, सो इट बिकम्स 110.25। बोलने का मतलब 10.25 का रेट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बात करोगे तो 5% होता है। हालांकि इतना टेक्निकल नहीं जाना है, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे के रख रहा हूँ कि यहाँ पे 5% से भी ले सकते हैं। 6 महीने का रेट सिर्फ 5% होगा। ऐसा नहीं है कि 10.25 को डिवाइड बाई 2 कर दिया 5.125, ना ना ना, 5% ले लो। सो 3,000 का 5% अपने को एंड ऑफ द डे मिलेगा। तो कितना होता है 3,000 का 5%? सो वी एक्सपेक्टेड 150। सो आइडियली स्पीकिंग टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए पता है, 13,000 प्रिंसिपल प्लस 150 एंड प्लस 1025। सो 13,000 प्लस 150 प्लस 1025, 14,175 होना चाहिए। तो ये जो रिटर्न आपने कैलकुलेट किया ना, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अमाउंट बोलूं, 1 1175। अब देखो एक्चुअल रिटर्न कितना कमाया आपने, 2,000। एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, 1175 विद दिस रेट।
अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल अर्निंग 2000, एक्सपेक्टेड अर्निंग 1175। तो बताओ गेन हुआ कि लॉस? 1175 में एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे 2000 मिला, तो ऑब्वियस सी बात है गेन है ना भाई। 825 का गेन है, इसको बोलते हैं एक्चुरियल गेन। हाउएवर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है देयर इज एक्चुरियल लॉस 60 का, तो इसको एडजस्ट कर देने का। सो नेट एक्चुरियल गेन -60, 765, ये थोड़ा बहुत बाउंस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यही सब है, ऐसे ही प्रैक्टिस करके ले लियो। ये ले करा दिया तेरे को। क्वेश्चन 5 में पूछा क्या क्या है देखो। मैंने कैलकुलेट किया आपको एक्सपेक्टेड 1175, 2000 एक्चुअल गेन टू बी रिकॉग्नाइज, वो हमने लास्ट में जो निकाला ना 765। ठीक है, देख लो, डू इट। जनरली ये नहीं आएगा एग्जाम में, बट क्या है प्रैक्टिस करके रख लो, कोई भरोसा नहीं है। सो हियर वी आर डन विथ AS 15। यू डोंट हैव दिस एज ऑफ नाउ, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार वापस से थोड़ी थियरी चाहिए तो रीड कर लो। आई रिपीट, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए बट इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा बट नॉट इंपॉर्टेंट, करके जाएंगे तो अच्छा है ना। तो दिस इज योर AS 15 इज ऑल्सो डन, कर लीजिए। ओके।